गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहले पार्ट को कंटिन्यू करते हुए टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। टॉपिक लेते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आवर्त विधि पाठों में लैंगिक जनन पुष्पन क्रिया, लैंगिक जनन पुष्पन क्रिया उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होती है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना, ये दो अवस्था में उत्पन्न होते हैं, एक तो कायिक प्रवस्था और एक जनन प्रवस्था। जब तक किसी प्लांट्स में पुष्पन क्रिया प्रारंभ नहीं होती है, जब तक वो पादप कायिक अवस्था में बना रहता है। लेकिन जैसे ही पुष्पन क्रिया प्रारंभ होती है तो वो प्लांट्स कायिक अवस्था से जनन प्रवस्था में उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए लैंगिक जनन के लिए आवर्त बीजी पादपों में पुष्पन क्रिया का होना आवश्यक है। इसीलिए लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले लैंगिक जनन से संबंधित कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लैंगिक जनन दर्शाने वाले पादपों में दो जनक, नर व मादा, दोनों जनक भाग लेते हैं। नर जनक द्वारा नर युग्मक और मादा जनक द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। दूसरी बात यह है कि इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर निषेचन क्रिया, निषेचन बोले तो नर युग्मक एवं मादा युग्मकों का संलयन, नर युग्मक एवं मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। इनमें समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है। इनमें विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं। इनमें पैतृक संरक्षण, इनमें पैतृक संरक्षण भी पाया जाता है, उपस्थित होता है। इन विशेषताओं से यदि लैंगिक जनन की परिभाषा देखना चाहें तो लैंगिक जनन किसे कहेंगे? प्रकृति में जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक समसूत्री एवं आठसूत्री विभाजन द्वारा नई संतति का विकास करते हैं, क्या कहलाते हैं? लैंगिक जनन कहलाता है। इस लैंगिक जनन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें जब निषेचन क्रिया संपन्न होती है तो निषेचन में नर युग्मक और मादा युग्मक दो भाग लेते हैं, जिसके कारण इनमें विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है और इस विभिन्नता के कारण ही उत्पन्न संततियां अधिक विकसित होती हैं। और विकसित होने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है पैतृक संरक्षण। और पैतृक संरक्षण केवल किसमें पाया जाता है? लैंगिक जनन में पाया जाता है। पिछली क्लास में अलैंगिक जनन पढ़ा था तो अपने क्वेश्चन पढ़ा था कि लैंगिक जनन की तुलना में अलैंगिक जनन से जो संततियां विकसित होती हैं वो कम विकसित होती हैं या उन्हें जीवित रहने के कम अवसर प्राप्त होते हैं। उसका आंसर भी वो बताया था। और यहाँ भी वही बात आ रही है, पैतृक संरक्षण। तो यहाँ पैतृक संरक्षण उपस्थित होने के कारण यहाँ इनको जीवित रहने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इसीलिए लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक भाग लेते हैं, निषेचन क्रिया संपन्न होती है, समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन पाया जाता है, इनमें विभिन्नता उत्पन्न होती है, इनमें पैतृक संरक्षण पाया जाता है। ये लैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं हैं। लेकिन लैंगिक जनन के लिए आवर्त बीजी पादपों में पुष्पन क्रिया का होना आवश्यक है। इसीलिए सबसे पहले आवश्यक है लैंगिक जनन को समझाने के लिए पुष्प की संरचना का अध्ययन करना। इसलिए सबसे पहले एक बार पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हैं, उसके बाद में लैंगिक जनन से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उनका
अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्लावर स्ट्रक्चर, पुष्प की संरचना। ये फ्लावर स्ट्रक्चर है, ये पुष्प की संरचना है। इस पुष्प की संरचना में ये भाग है ना, जहां से पुष्प किसी भी शाखा से या किसी भी स्टेम से किसी भी तरह से जिस वृंतनुमा संरचना से जुड़ा होता है ना, वो क्या कहलाता है? पुष्प वृंत कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पुष्प वृंत कहलाता है। ये पुष्प वृंत है ना, ये किसी पुष्प को किसी पादप से या ब्रांच से जोड़ने में सहायक होता है। ये वाला भाग ये कहलाता है बाह्य तल। क्या कहलाता है? ये बाह्य तल कहलाता है, जो पुष्प में सबसे बाहर की ओर हरी हरी सी छोटी छोटी पत्ती नुमा संरचना में लगा होता है, ये कहलाता है बाह्य तल। और इनके समूह को बोलते हैं बाह्य तल पुंज। इसके ऊपर कलर होते हैं जो रंगीन होते हैं, ये कहलाते हैं दल पुंज। क्या कहलाता है? ये दल पुंज, जिन्हें सामान्य भाषा में पुष्प की पंखुड़ी भी कहते हैं। ये सबसे ऊपरी जो भाग दिखाई दे रहा है, ये कहलाती है वर्तिकाग्र। क्या कहलाती है? ये वर्तिकाग्र कहलाती है। ये नलिनुमा संरचना जो इस पर दिखाई दे रही है, ये कहलाती है वर्तिका। क्या कहलाती है? ये वर्तिका कहलाती है। और ये कहलाता है अंडाशय। ये तीनों भाग मिलकर के मादा जनन या जायम का निर्माण करते हैं। ये वाले भाग ये कहलाते हैं परागकोश। जहां से परागकोश जिस वृंत से जुड़े होते हैं ना, ये जुड़ने वाला भाग ये कहलाता है योजी। क्या कहलाता है? ये योजी कहलाता है। और ये वृंतनुमा संरचना है, ये कहलाती है उतंतु। क्या बोलते हैं इसे? उतंतु। और ये तीनों मिलकर के नरजनन या उमंग का निर्माण करते हैं। ये फ्लावर की स्ट्रक्चर हुई। इस फ्लावर की स्ट्रक्चर में केवल 4 भागों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 बाह्यदल, नंबर 2 दल, नंबर 3 उमंग और नंबर 4 जायम। 4 भागों का अध्ययन करेंगे। इन चारों भागों को सुविधा के अनुसार 2 चक्र में विभाजित किया है। नंबर 1 कहलाता है सहायक चक्र। क्या कहलाता है? सहायक चक्र। और दूसरा कहलाता है आवश्यक चक्र। दूसरा कहलाता है आवश्यक चक्र। ये सहायक चक्र जो दिखाई दे रहा है ना, ये सहायक चक्र। इस सहायक चक्र में तो आते हैं 2 भाग। कौन कौन से? बाह्यदल और दल। और जो आवश्यक चक्र है, इनमें भी 2 भाग आते हैं। कौन कौन से? एक आता है नरजनन और एक आता है मादाजनन। इसीलिए जो सहायक चक्र है और आवश्यक चक्र है, इन दोनों चक्रों में
पुष्प के चारों भागों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात अपन देखें, नंबर 1 सहायक चक्र। इस सहायक चक्र में 2 हैं, एक अपने पास कहलाता है बाह्य दल और एक अपने पास कहलाता है दल। एक बाह्य दल हो गया और एक दल हो गया। दूसरा चक्र आता है आवश्यक चक्र, और इस आवश्यक चक्र में भी आवश्यक चक्र, इस आवश्यक चक्र में भी 2 भाग आते हैं। एक आता है अपने पास नरजन्नांग और एक आता है मादा जन्नांग। इस फ्लावर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनमें एक एक भाग का अध्ययन करते हैं। इसलिए इन भागों को यदि अपन स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस फ्लावर स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट अपन आसानी से ले सकते हैं। फिर एक एक भाग का अध्ययन करते हैं। देखो, पहला भाग आता है सहायक चक्र। इस सहायक चक्र में नंबर 1 पढ़ते हैं अपन बाह्य दल। कौन सा भाग पढ़ते हैं? नंबर 1 पढ़ते हैं बाह्य दल। ये वाले भाग जहां से पुष्पासन से छोटी छोटी हरी हरी पत्तीनुमा, छोटी पत्तीनुमा संरचनाएं पाई जाती है ना, ये क्या कहलाते हैं? ये बाह्य दल कहलाते हैं। ये बाह्य दल हमेशा ग्रीन होते हैं और इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना है। क्या करना है? आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना है। इन बाह्य दलों की संख्या अलग अलग फूलों में, इनकी संख्या अलग अलग पाई जाती है। ये बाह्य दल आपस में जुड़े होते हैं, जब तो इन्हें कहते हैं संयुक्त बाह्य दल, और जब ये दल बाह्य दल अलग अलग होते हैं तो इनको बोलते हैं पृथक बाह्य दल। इसलिए ये जो बाह्य दल होते हैं ये आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। दूसरा आता है अपने पास दल। दूसरा आता है अपने पास दल पुंज। इनको दल के जो समूह होता है उसको पुंज बोलते हैं, इसलिए इनको दल पुंज भी कहते हैं। इनको सामान्य भाषा में पंखुड़ी के नाम से जानता है। किसके नाम से? पंखुड़ी के नाम से। और ये जनरली कैसे होते हैं? ये जनरली रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये कलर होता है, रंगीन होता है। और रंगीन होने के कारण जो परागण क्रिया होती है, परागण क्रिया में इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? कीटों को आकर्षित करना। क्या होता है? कीटों को आकर्षित करना। और कीटों को आकर्षित कर इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि पर परागण को संपन्न करना। मधुमक्खी कीट, इनके द्वारा जो फ्लावर होता है, ये कर्ण होते हैं। ये कर्ण क्या करते हैं? इन कीटों को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। और जो कीट जितने ज्यादा फ्लावर के प्रति आकर्षित होंगे वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंच करके परागण क्रिया को उतना ही ज्यादा सफल बनाने में सहायक होते हैं। इसीलिए इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि पर परागण क्रिया को सहायक करना है, पर परागण क्रिया में सहायता प्रदान करना होता है। दूसरा जो भाग, तीसरा भाग पढ़ते हैं, तो तीसरा भाग को पढ़ने के लिए दूसरा चक्र की आवश्यकता होती है। और दूसरा चक्र अपने पास क्या होता है? आवश्यक चक्र। और इन आवश्यक चक्र में 2 भाग पढ़ते हैं, नंबर 1 नरजन्नांग और नंबर 2 मादा जन्नांग। नंबर 2 पढ़ते हैं आवश्यक चक्र। और इन आवश्यक चक्र में पहला भाग आता है जायांग। पहला भाग आता है पुमंग। कौन सा भाग पढ़ते हैं? पहला पुमंग पढ़ते हैं। ये पुष्प का तीसरा भाग माना जाता है, क्योंकि नंबर 1
बाह्यदल, नंबर 2 दल। वैसे देखा जाए तो पुष्प का तीसरा भाग है और इन भागों को अपन चक्र में बांटे तो दूसरे चक्र का ये पहला भाग मान सकते हैं, जबकि फ्लावर स्ट्रक्चर का कौन सा भाग है, ये तीसरा भाग आता है। ये तीसरे चक्र में लगे होते हैं। ये पुष्प के प्रत्येक इकाई होती है, इनको अपन पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और ये पुंकेसर होते हैं ना, पुंकेसर की संरचना जनरली द्विपालित होती है। ये या तो इस स्ट्रक्चर में लगे होते हैं, या तो ये इस स्ट्रक्चर में होते हैं, इस संरचना में होते हैं, या फिर ये कुछ पात्रों में ये इस प्रकार से भी लगे हो सकते हैं। इनकी संरचना अलग अलग पात्रों में अलग अलग पाई जाती है। ये द्विपालित होते हैं, 4 कोष्ठी होते हैं और इन्हीं परागकोशों के अंदर लघु बीजाणु दानी का निर्माण होता है, जिनसे परागकण उत्पन्न होते हैं। ये चीज पढ़ेंगे, ये इसी का जो दूसरा लेसन आ रहा है, इस यूनिट का दूसरा लेसन आ रहा है। इस दूसरे लेसन में केवल पुमांग और जायंत को डिटेल से पढ़ेंगे। वहां पर नरयुग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद संरचना स्पष्ट होती है, इसलिए इन दोनों भागों को आगे डिटेल से पढ़ेंगे। या केवल भाग पढ़ लेते हैं तो ये भाग कौन सा कहलाता है? ये तो कहलाता है परागकोश। कौन सा कहलाता है? ये परागकोश कहलाता है, जिनमें परागकणों का निर्माण होता है। इन परागकोशों को पुतंतु जिस भाग से जोड़ता है, ये जो गहरा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग आपको बता दूं, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये योजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये योजी कहलाता है। और जो ग्रंथनुमा संरचना होती है, ये कहलाता है पुतंतु कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पुतंतु कहलाता है। और ये तीनों भाग मिलकर के पुमंग का निर्माण करते हैं। और पुष्प का अंतिम जो भाग है वो कहलाता है जायांग। पुष्प का अंतिम भाग कहलाता है जायांग। ये पुष्प का चौथा एवं अंतिम भाग होता है। ये जो जायांग होता है ना, यहां से लेकर के ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? ये जायांग कहलाता है। और इस जायांग में सबसे ऊपरी जो टॉप शीर्ष भाग होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। और ये वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र की जो संरचना होती है ना, ये अलग अलग पात्रों में अलग अलग पाई जाती है। किसी की पालिनुमा होती है, किसी की अंडाकार होती है, ये किसी की शंकुनुमा होती है। ये अलग अलग पात्रों में अनुकूलन के आधार पर इनकी संरचना अलग अलग पाई जाती है। ये जो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपन देखें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो परागण क्रिया होती है, तो इनका महत्वपूर्ण कार्य है कि जो परागकण आते हैं, इन परागकणों को इसकी सतह से चिपकाना और इनको अंकुरित कराना होता है। ध्यान से सुन लीजिए, इसका काम क्या होता है, कार्य क्या होता है कि इस वर्तिकाग्र द्वारा परागकणों को चिपकाना और इन्हें अंकुरित करना होता है। जब ये परिपक्व अवस्था में होते हैं, परागकण और वर्तिका दोनों परिपक्व अवस्था में होते हैं, तो इनसे श्लेष्मा समान पदार्थ स्रावित होता है, जहां से परागकण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और परागकण अंकुरित हो जाते हैं। दूसरा भाग आता है अपने पास वर्तिका। और जो वर्तिका है, ये वर्तिका भाग कौन सा कहलाता है? इस जो वर्तिकाग्र से लेकर के और अंडाशय तक के बीच में जो नलिकीय संरचना पाई जाती है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। ये वर्तिका का मुख्य कार्य क्या होता है? इस वर्तिका का मुख्य कार्य ये है कि जो यहाँ से अंकुरण हुआ है, इस अंकुरण में जो नलिका बनती है, इसको बोलते हैं पराग नलिका। क्या कहते हैं? इसे पराग नलिका कहते हैं। और ये पराग नलिका इसी वर्तिका से होती हुई बीजाणु तक पहुंचती है। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? परागकणों से उत्पन्न पराग नलिका को बीजाणु तक पहुंचाना। और तीसरा भाग आता है अंडाशय। तीसरा भाग अंडाशय, ये जायांग का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इस अंडाशय में ही निषेचन क्रिया संपन्न होती है और निषेचन क्रिया संपन्न होने के बाद में ही फल का परिवर्धन होता है तथा इनसे बीज बनते हैं और बीज फिर नई संतति के निर्माण में सहायक होते हैं। तो फ्लावर की संरचना में अपन कितने भाग पढ़े?
फ्लावर की संरचना में कुल 4 भाग पड़ते हैं, जिन्हें 2 चक्रों में विभाजित किया गया था। नंबर 1 सहायक चक्र और नंबर 2 आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में 2 भाग पड़े थे, नंबर 1 बाह्यदल, नंबर 2 दल। आवश्यक चक्र में भी नंबर 1 पुंकेसर, पुंमान और नंबर 2 जायांग। ये चारों भाग मिलकर के पुष्पीय संरचना का निर्माण करते हैं, जो लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। इस प्रकार से ये जो फ्लावर स्ट्रक्चर है, ये फ्लावर स्ट्रक्चर पूरा होता है। लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, ये केवल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है, जो लेसन नंबर 2 प्रारंभ करेंगे। उस लेसन नंबर 2 में यहाँ से पूरी निषेचन क्रिया, उनका परिवर्तन पूरा आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यह केवल इतना संक्षिप्त अध्ययन करना है कि लैंगिक जनन क्या होता है। अभी अपन बात करते हैं पुष्पी पादप। पुष्पी पादप और पुष्पी पादपों में कौन सी क्रिया होती है, लैंगिक जनन क्रिया संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। पुष्पी पादपों में पुष्पन क्रिया के आधार पर पादपों को 2 भागों में विभाजित कर रखा है। सुनिए, नंबर 1 मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक पादप, और नंबर 2 आता है पॉलीकार्पिक पादप। दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चीज है। एक नंबर के लिए मोनोकार्पिक प्लांट्स कौन से होते हैं और पॉलीकार्पिक प्लांट्स कौन से होते हैं, दोनों में ही पुष्पन क्रिया होती है। इसलिए सबसे पहले लेते हैं मोनोकार्पिक पादप कौन से होते हैं। जो पुष्पी पादप होते हैं उनका जीवन काल, इनके जीवन काल में जब केवल अपने पूरे जीवन काल में जब एक बार पुष्पन क्रिया संपन्न होती है, अपने जीवन काल में जब ये एक बार पुष्पन क्रिया दर्शाते हैं, तो ये पादप कौन से कहलाते हैं, मोनोकार्पिक पादप कहलाते हैं। अपने जीवन काल में एक बार पुष्पन क्रिया दर्शाने के बाद में, फलकर प्रोडक्शन करने के बाद में ये मृत हो जाते हैं, जब तो कौन से कहलाएंगे, ये मोनोकार्पिक पादप। एग्जाम्पल देखो, गेहूं, बाजरा, मक्का, सब कौन से होते हैं, ये मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं, और ये अपने जीवन काल में एक बार ही फ्लावर क्रिया करते हैं, पुष्पन क्रिया दर्शाते हैं और मृत हो जाते हैं। और इसीलिए अपन को बाजरा, गेहूं, मक्का प्रति वर्ष खेतों में बोया जाता है। दूसरा आता है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक कौन से होता है, ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में अनेक बार क्या दर्शाते हैं, अनेक बार पुष्पन क्रिया उत्पन्न करते हैं। कौन से कहलाते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहलाते हैं। ये अपने जीवन काल में प्रति वर्ष ऋतु के अनुसार क्या दर्शाते हैं, पुष्पन क्रिया दर्शाते हैं। इनमें पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। जैसे आम है, सेब है, ये क्या करते हैं, ऋतु के अनुसार प्रति वर्ष पुष्पन क्रिया दर्शाते हैं और फल का प्रोडक्शन करते हैं। ये तो हुआ मोनोकार्पिक और ये हुआ पॉलीकार्पिक। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूं। नंबर 1 आता है बांस की प्रजाति। बांस की प्रजाति, ध्यान से सुनिए, बांस, ये जो बांस होता है ना, ये बांस की प्रजाति अपने जीवन काल में 50 से 100 वर्ष, 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार पुष्पन क्रिया दर्शाते हैं। ध्यान रखिए, बांस की जो स्पीसीज होती है
बांस की प्रजातियां होती हैं, ये बांस की प्रजातियां 50 से 100 वर्ष के बीच में एक बार पुष्पन क्रिया दर्शाते हैं और पुष्पन क्रिया दर्शाने के बाद में ये मृत हो जाते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हो रहा है, आपने सुना भी होगा, नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी सुना है नाम? नीला कुरेंजी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नीला कुरेंजी प्लांट्स है ना, ये प्रति 12 वर्ष में, हर 12 वर्ष बाद क्या दर्शाता है? ये पुष्पन क्रिया दर्शाता है। पिछली जो पुष्पन क्रिया हुई थी, ये पिछले सितंबर अक्टूबर 2018 में हुई थी और इससे पहले वाली हुई थी 2006 में। 6 और 12 18 और अब पुष्पन जो क्रिया होगी वो कब होगी? 2030 में क्रिया होगी। ये जो दक्षिणी एरिया होता है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है, वहां के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों में ये प्लांट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जब इन पार्कों में पुष्पन क्रिया होती है तो पूरे पहाड़ों में इनमें नीले पुष्प आते हैं। तो पूरे पहाड़ों में कुछ पुष्पन क्रिया होती है तो बाहर से देखने पर ऐसे लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा का पूरा आसमान जमीन पर आ गया हो। और इसीलिए जब इनमें पुष्पन क्रिया होती है तो सबसे ज्यादा सैलानी होते हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में घूमने के लिए जाते हैं। और इसीलिए जो नीला कुरेंजी होता है, ये नीला कुरेंजी इसीलिए क्या माना जाता है? ये स्पेशल माना जाता है। इसका कई बार नाम भी पूछ लेता है, बॉटनिकल नाम पूछ लिया जाता है कि नीला कुरेंजी इससे संबंधित है, तो नीला कुरेंजी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? नीला कुरेंजी को स्ट्रोप्लेंथस पुनियाना के नाम से भी जाना जाता है। और ये पहला पार्ट अपना समाप्त होता है। दूसरे पार्ट को कल की क्लास में प्रारंभ करते हैं।